दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सबको माफिया दा लवर गर्ल की स्टोरी पसंद आ रही होगी और कुछ लोगों को समझ नहीं आती है स्टोरी, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कृपया करके कहानी को स्किप कर कर मत सुनिए, नहीं तो आप लोगों को कहानी समझ में भी नहीं आएगी। तो आप लोगों को समझ में तभी आएगी जब आप उसको पूरा सुनेंगे या पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दादी परेशान हो गई। दीप जी का व्यवहार उन्हें घोर चिंता से भर रहा था। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम बेटा? क्या हुआ मुझे बताओ। माँ, आज मैं कबीर कपूर से मिला था और वो लड़का प्रिया से शादी करना चाहता है। देव जी की बात सुन दादी के चेहरे पर चमक आ गई। ये तो बहुत खुशी की बात है देव, इसमें भला इतना परेशान होने की क्या बात है। पूरी दुनिया में सबसे रईस कपूर खानदान आता है और अगर हमारी गुड़िया की वहाँ शादी होगी तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और वैसे भी प्रिया तो सुमिता जी की सबसे लाडली है, वो उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार देगी। माँ, मैं उस घर में अपनी बच्ची को नहीं भेज सकता और खासकर तो मैं अपनी बेटी की शादी तो हरगिज उस कबीर से नहीं करवाना चाहता। देवजी ने आक्रोश में कहा। लेकिन क्यों, क्या खराबी है कबीर में? दादी ने हैरानी से पूछा तो देव जी कुर्सी से उठ खड़े हुए। माँ, आप नहीं जानती, उस लड़के को वो जितना रईस है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक इंसान है। अपने गुस्से के आगे वो किसी को नहीं देखता, एक माफिया है वो। हजारों लोगों का खून किया है उसने। ये सब जानते हुए भी मैं अपनी फूल सी बच्ची को कैसे उसके हाथों में दे दूँ? मेरी बच्ची बेहद नादान है, अगर कभी उससे कोई बड़ी गलती हो गई तो कैसे उसके कहर को झेलेगी? एक बाप होने के नाते मैं अपनी बच्ची को हरगिज उस दलदल में नहीं धकेलूंगा। दादी के चेहरे पर हैरत के भाव थे। वो नहीं जानती थी इस बारे में। देवजी की बात पर अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर कौन सा बाप अपनी बेटी को किसी खूनी के हाथों में देना चाहेगा? आगे जाकर प्रिया को कबीर के पैसों से थोड़ी शादी करनी थी, ताउम्र उसे कबीर के साथ ही रहना था। बेटा, हम कपूर खानदान को नाराज नहीं कर सकते। तुम उन्हें शांति से ना कह दो। मैं सुमिता जी से बात करूंगी कि तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो। इसका कोई फायदा नहीं है माँ। क्या आपको लगता है मैंने मना नहीं किया होगा? उसने सीधी सीधी धमकी दी है और कल सुबह वो यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आएगा। तुम फिक्र मत करो देव, मैं बात करूंगी सुमिता जी से। देखना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा माँ, कुछ नहीं। मैंने उस लड़के की आंखों में प्रिया के लिए जुनून देखा है। मैं जानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची की खूबसूरती से प्यार करता है और कुछ नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं जीते जी अपनी लाडली को उस कबीर के हाथों में हरगिज नहीं सौंपूंगा। मैं आज इसी वक्त प्रिया की शादी करवाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? इतने जल्दी लड़का कहाँ से ढूंढोगे? दादी ने हैरत से पूछा। देव जी के कदम गेट की ओर बढ़ते बढ़ते रुक गए और पलटकर सुमित्रा जी की ओर देखा और बोले, विश्वास विश्वास से कराऊंगा मैं प्रिया की शादी। देव जी फिर वहां से चले गए। दादी ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बैक एंड प्रिया के रूम में प्रिया को पूरी तरह से सज संवर कर एक दुल्हन के रूप में तैयार कर दिया गया था। सभी सर्वेंट एक लाइन में खड़ी थी क्योंकि वो खास कर प्रिया के लिए ही अपॉइंटमेंट करवाई गई थी। प्रिया जहाँ भी जाती सारी सर्वेंट उसे फॉलो करती थी। दीदी, क्या आपको पता है डेडा ने मुझे ये ड्रेस क्यों पहनने को दिया? क्या घर में कोई पार्टी है? प्रिया की मासूम आंखें पूछते वक्त किसी जुगनू की तरह चमक रही थी। लेकिन प्रिया की इस मासूमियत ने वहां खड़ी सर्वेंट को हैरान कर दिया। प्रिया के इस सवाल से भी काफी अचंभित थी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रही थी। प्रिया उनके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? क्या आपको भी डैडा ने कुछ नहीं बताया? प्रिया ने मासूमियत से फिर पूछा। तभी उनमें से एक सर्वेंट बोली, मैम, आज आपकी शादी है। प्रिया की आंखें शादी शब्द सुन हैरत से फैल गई। वो झट से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और हैरत से पूछने लगी,
क्या शादी? दीदू ये तो वो शादी होती है ना जिसमें डैडा से दूर चली जाऊंगी। बोलते वक्त प्रिया की आंखें झिलमिला उठी थी। सारी सर्वेंट उसके सवाल पर उसे ही देख रही थी। जी मैम, शादी के बाद तो हर लड़की को अपने पिता का घर छोड़ना होता है। प्रिया उस सर्वेंट की बात सुन धक सी रह गई। उसे नहीं पता था कि ये शादी, ये रस्में, ये लाल चूड़ा, इन सब का क्या मतलब होता है। प्रिया ने शादी शब्द एक दिन किसी सर्वेंट से सुना था जिसकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो दादी से लीव की बात कर रही थी। जिस पर प्रिया ने दादी से शादी का मतलब पूछा था। दादी की काफी बातें तो उसे समझ नहीं आई, लेकिन एक बात उसके दिमाग में छप कर रह गई कि शादी के बाद हर लड़की को अपना घर छोड़कर पूरी जिंदगी अपने पति के घर रहना होता है। प्रिया ने अपना लहंगा संभाला और तेज कदमों के साथ गेट की ओर बढ़ी, लेकिन तभी सर्वेंट उसके सामने आ उसे रोकते हुए बोली, मैम सर का ऑर्डर है, आप अभी बाहर नहीं जा सकती। प्लीज दीदू, मुझे मत रोकिए। मुझे डैडा से बात करनी है। आखिर वो मुझे फिर से खुद से दूर क्यों भेज रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी। कहते कहते प्रिया की रुलाई फूट पड़ी। सर्वेंट ऑर्डर से बंधी हुई थी, लेकिन प्रिया के आंसू को देख उनका दिल भारी हो रहा था। तभी दादी कमरे में आई। उन्होंने प्रिया की बात सुन ली थी। दादी को देख प्रिया जल्दी से दादी के पास आई और उनसे पूछने लगी, दादी, डैडी मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? प्लीज उनसे कहिए ना मेरी शादी ना कराएं। उन्होंने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि वो मुझे अब कभी भी खुद से दूर नहीं भेजेंगे, फिर अब क्यों? दादी ने प्रिया के आंसू पोंछे और उसे शांत करवाते हुए बोली, बेटा पहले तुम शांत हो जाओ। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहीं रहोगी अपने डैडा के पास, समझी? तो फिर डैडा मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? बेटा अभी इस वक्त कुछ मत पूछो, बस जिससे तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं उससे शादी कर लो। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम यहीं रहोगी। देव तुम्हें कहीं नहीं भेजेगा, पक्का ना? डैडी मुझे खुद से दूर नहीं भेजेंगे ना? मिया ने खुद को विश्वास दिलवाने के लिए फिर पूछा। उसका दिल इस वक्त बेहद जोरों का धड़क रहा था। दादी ने प्रिया को बेड पर बैठा दिया और उसे पानी पीने को कहा, लेकिन प्रिया को इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर पहले यही लाल जोड़ा उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्रेस लग रही थी, लेकिन अब उसे इसी लिबास से नफरत और घुटन होने लगी। प्रिया को इस वक्त घुटन के सिवा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। दिल में हो रहे दर्द का कारण वो नहीं जान पा रही थी। अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसने आंखें कस के बंद कर ली, लेकिन जैसे ही पलकें बंद की, उसकी आंखों के सामने कबीर का चेहरा तेड़ गया। कबीर का अक्स जैसे ही प्रिया के मन में कूंदा, उसने फट से अपनी आंखें खोली। दादी मेरी शादी किससे होगी? प्रिया ने जैसे ही सवाल किया, दादी हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगी। अभी वो कोई जवाब दे पाती, उससे पहले ही देवजी की आवाज आई, तुम्हारी शादी विश्वास से होगी बेटा। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगा डैडी। प्रिया ने नम आंखों से उन्हें पुकारा, जिस पर देवजी ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बच्चे, रोते नहीं। क्या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो? प्रिया ने जोर से अपना सर ना में हिलाया। नहीं डैडी, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे कबीर जी ने बोला था कि। प्रिया देव जी ने जोर से कहा। प्रिया के मुंह से कबीर का नाम सुन भी गुस्से से भर उठे थे। प्रिया एकदम से डर कर चहक उठी। वो घबराई आंखों से देवजी को देखने लगी, जिस पर देवजी ने अपने उसी गुस्से के साथ कहा, भूल जाओ उस कबीर को। आज तुम्हारी शादी विश्वास के साथ होगी और जिंदगी भर उसी के साथ रहना है। आज के बाद उस कबीर का नाम भी तुम्हारे जहन में नहीं आना चाहिए, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। देव, क्या बोल रहे हो तुम? दादी गुस्से से देवजी पर भड़की। प्रिया का दिल धक सा रह गया था। उसके पिता ने आखिर ये क्या कह दिया।
उसे प्रिया ने बहती आंखों के साथ देवजी को देखा और रोते हुए बोली, ऐसा मत बोलिए डैडी, आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी, पर प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। प्रिया की मासूम आंखें किसी झरने की तरह बह रही थी। देवजी को अब अपने कहे शब्दों पर पछतावा होने लगा। माँ, प्रिया को नीचे ले आइए, देवजी ने कहा और वे नीचे चली गई। दादी ने प्रिया को शांत करवाया और नीचे ले आई। प्रिया जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, सबकी पलकें प्रिया पर जमकर रह गई थी। मंडप पर बैठे विश्वास की दो आंखों की पुतलियां तक हरकत नहीं कर पा रही थी। दिल इस वक्त इतना जोरों से धड़क रहा था कि किसी भी वक्त सीने से बाहर उछलकर आ जाएगा। विश्वास कोई और नहीं, देवजी का असिस्टेंट है। वो तो पहली नज़र में ही प्रिया पर फिदा था, लेकिन उसने ये दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी शादी प्रिया से होगी। आज वहाँ जितने भी मर्द खड़े थे, सब के सब जलन से भरे विश्वास को घूर रहे थे। प्रिया की पलकें झुकी हुई थी, उसे जहाँ ले जाया जा रहा था वो वहाँ जा रही थी। उसने एक बार भी पलकें उठाने की हिम्मत नहीं की। आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि उसे अपने सीने में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। ये दर्द क्यों था, इसका कारण वो जानती थी। प्रिया को जैसे ही मंडप पर विश्वास के पास लाया गया, उसी वक्त बाहर आसमान में फाइटर जेट्स का जमावड़ा उमड़ पड़ा। सारे जेट्स क्रेस क्रॉस में मेंशन के ऊपर उड़ रहे थे। सारे गार्ड्स सतर्क हो उठे। सबने अपनी अपनी बंदूकें संभाल ली। सबकी नजरें जेट पर गड़ी हुई थी, लेकिन उनका ध्यान अपने आसपास के भयानक खतरे पर नहीं था। कुछ ही देर बाद वहां भयंकर गोलियों की आवाजें शुरू हो गईं। वे फाइटर प्लेन सारे खाली थे, क्योंकि गार्ड्स पहले ही पैराशूट से नीचे उतर चुके थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि देवजी के गार्ड का ध्यान उन जेट्स पर था, उन्हें एक शख्स का हल्का सा इशारा मिलते ही शूट करना शुरू कर दिया। देवजी के पास इस वक्त गार्ड की पूरी फौज थी, तो वहीं कबीर के लोग उनसे आधे थे, लेकिन फिर भी वे सब पर भारी थे। एक गार्ड एक साथ कईयों को निपटा रहा था। कबीर के गार्ड पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उन सब के पास एक ऐसा सूट था जो बुलेट प्रूफ था। सारे गार्ड अलग और कबीर का अलग ही रौद्र रूप था। इस वक्त उससे ज्यादा भयानक इंसान पूरी धरती पर कहीं मौजूद नहीं था। ब्लैक सूट, दोनों हाथों में राइफल्स और बेल्ट पूरी बुलेट से लदी हुई थी। माथे पर झूलते उसके सिल्की बाल और उनके पीछे छुपी लाल भयानक आंखें उसे बेहद खौफनाक बना रही थी। कबीर के साथ साथ रॉकी भी था, जो कबीर को प्रोटेक्ट करने में लगा था। तो वहीं कबीर अपने सामने आ रहे हर शख्स को मौत की नींद सुला रहा था। उसके तेज कदम एंट्रेंस की ओर बढ़ रहे थे। अंदर का माहौल बेहद गंभीर था। बाहर का शोर सबके कान को सुन कर रहा था। प्रिया ने अपने दोनों हाथों से कान ढक लिए और डर के मारे खड़ी खड़ी ही कांपे जा रही थी। देवजी और दादी पूरी तरह से घबरा गए थे। यही हाल बाकी सबका था। देवजी कोई हरकत कर पाते उससे पहले ही एंट्रेंस का सख्त गेट कबीर की जोरदार किक के साथ जमीन पर गिरा पड़ा था। मेंशन के अंदर खड़े गार्ड को कबीर और रॉकी दूसरे गार्ड ने अपनी गोलियों का शिकार बना लिया। गोलियों के इतने करीब जोर से प्रिया घबराहट से विश्वास के सीने से जा लगी। रोते हुए प्रिया अपनी पकड़ विश्वास पर कसती गई। विश्वास खुद इस वक्त बेहद डरा हुआ था, लेकिन प्रिया को इस तरह कांपता देख उसने प्रिया को अपने आलिंगन में भर लिया। लेकिन कबीर की नजर जो देवजी को ही गुस्से से घूरे जा रही थी, जैसे ही उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, उसका गुस्सा हद पार कर गया। वो गुस्से से कांपता हुआ जोर से चीखा, प्रिया!
कबीर की आवाज़ पर प्रिया चौंक उठी, लेकिन तभी एक गोली सीधा विश्वास की बाजू पर लगी और इसी के साथ विश्वास ने तड़पते हुए प्रिया को छोड़ दिया। विश्वास की बाजू से बहते खून को देख प्रिया ने चीखते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने रोते हुए कबीर की ओर देखा जो उसे बेइंतहा गुस्से से भरा घूरे जा रहा था। कबीर ने अपने तेज कदम प्रिया की ओर बढ़ाए और उस पर नजरें जमाए हुए ही विश्वास के पूरे हाथ को गोलियों से भून दिया। विश्वास बुरी तरह चीखते हुए तड़पा था। प्रिया का मासूम दिल इतने खौफनाक मंजर को और झेल नहीं पाया और वो उसी वक्त बेहोश होकर गिरने को हुई कि उससे पहले ही कबीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। देवजी और दादी घबरा उठे। वो जैसे ही प्रिया के करीब बढ़ने को हुए, गार्ड ने उन पर बंदूक तानते हुए घेर लिया। कबीर, मेरी बात सुनो, मेरी बच्ची को कुछ मत करना, इसकी कोई गलती नहीं है। एक बार तुम शांत हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। देवजी ने उसे शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने एक नज़र भी उनकी ओर देखना जरूरी नहीं समझा। उसकी नज़रें तो प्रिया के छोटे से चेहरे पर टिकी हुई थी, जो आंसुओं से सना हुआ था। कबीर ने प्रिया के आंसुओं को पोंछ दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने जमीन पर बेहोश पड़े विश्वास को गुस्से से घूरा और एक बार लात मारी, जिससे विश्वास मंडप से दूर जा गिरा। कबीर ने जलती आंखों के साथ देवजी को देखा और अपनी खौफनाक आवाज में बोला, पंडित। पंडित जी, जो डर के मारे एक कोने में डुबके हुए थे, वो कांपते पैरों के साथ फट से अपनी जगह आकर बैठ गए। मंत्र जपना शुरू कर, और अगर एक भी शब्द छूटा तो याद रखना, इसी अग्निकुंड में भून कर रख दूंगा। पंडित जी ने डर के मारे जोर से हाँ में सर हिलाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कबीर मंडप पर प्रिया को अपनी गोद में लिए हुए ही बैठ गया। उसकी बाहें प्रिया पर कसी हुई थी और आंखें एकटक कुंड में जल रही अग्नि पर टिकी थी। पंडित जैसे जैसे बोल रहा था, वैसे वैसे कबीर कर रहा था। गठबंधन दादी द्वारा ही किया गया। देवजी हारी हुई नजरों से अपनी बेटी को कबीर के साथ बनते हुए देख रहे थे। की आंखें लगातार बहे जा रही थीं। पंडित जी ने जैसे ही सिंदूर का थाल कबीर के आगे करते हुए उसे सिंदूर भरने को कहा, तो कबीर ने सिंदूर की थाल से चुटकी भर सिंदूर की जगह मुट्ठी भर सिंदूर उठा प्रिया के माथे पर सजा दिया। पंडित जी हैरानी से उसे देखने लगे, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और आगे के मंत्रों का जाप करते रहे। फेरों के वक्त कबीर ने प्रिया को अपनी गोद में उठाए हुए ही सभी फेरे लिए। आखिर में जब पंडित जी ने विवाह संपन्न होने को कहा, तो कबीर ने प्रिया के मासूम से चेहरे को देखा और अपने होठ प्रिया के माथे पर टिका पूरी शिद्दत के साथ उसे चूम लिया। सुबह की सुनहरी धूप की किरणें बेड पर सिकुड़ कर सो रही प्रिया पर पड़ी। उसकी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी। जैसे ही आंखें पूरी तरह से खुली, उसने खुद को अपने कमरे में पाया। प्रिया उठकर बैठ गई। तभी एकदम से उसके दिमाग में वही रात का खौफनाक दृश्य कौंध गया। उसने फट से खुद को देखा तो वो अपने रोज की नाइट वियर में थी। प्रिया की आंखें हैरत और आंसुओं से भर उठी। प्रिया पूरी रफ्तार के साथ कमरे से बाहर भागी और रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टेका। नीचे की ओर देखा तो वहां हमेशा की तरह सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे। प्रिया की नज़रों के सामने से ना तो कल रात का दृश्य जा रहा था और ना ही आंखों के आंसू रुक रहे थे, लेकिन सब कुछ इतना सरल देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्रिया तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। इस दौरान वो बार बार डैडी और दादी को पुकार रही थी। इस दौरान वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, ध्यान ना होने की वजह से सामने खड़ी सर्वेंट से टकरा गई। उस सर्वेंट ने जल्दी से प्रिया को संभाला और बोली, आराम से मैम, अभी आप नीचे गिर जाती। बाबू, डैडी, डेडा और दादी कहाँ हैं? मुझे बताओ, वो कहाँ हैं? दीदू, मुझे दिख क्यों नहीं रहे? प्रिया हड़बड़ी में रोते हुए बोल रही थी।
वो बुरी तरह पैनिक हो चुकी थी। मैम मैम कूल डाउन, हुआ क्या है आपको? सर और मैम दोनों बाहर गार्डन में बैठे हैं। प्रिया ने उस सर्वेंट की बात सुनी तो भागकर बाहर गार्डन की ओर दौड़ी। वो जैसे ही गार्डन में पहुंची, सामने का नजारा देख उसकी पलकें थम सी गईं। उसके कानों में हंसी ठिठोली की आवाजें पड़ी। प्रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने उसे जोर से गले लगा लिया। मेरी क्यूटी, मेरी जान, मैंने तुझे कितना मिस किया यार। उस आवाज को सुन प्रिया ने हैरत से धीमी से कहा, बाली दीदू। बाली ने हक ब्रेक किया और उछलती हुई बोली, हाँ मेरी जान, कैसा लगा सरप्राइज? प्रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक और आवाज उसके कानों में पड़ी, मोटी, दोपहर होने को आई है और तू अभी तक सो रही थी। एक बार तू घर चल, ग्राउंड के पूरे 100 चक्कर लगवाऊंगा। प्रिया ने हैरत से आंखें बड़ी कर बाली के पीछे की ओर देखा तो विमान उसकी ओर ही आ रहा था। डैडी तुम यहाँ? हाँ तो नहीं आ सकता क्या? खुद तो यहाँ मजे कर रही है, एक बार भी घर पर फोन करना सही नहीं समझा? चुड़ैल कहेंगी। विमान ने एक चपाट उसके सर पर मारी। प्रिया ने अपने सर को सहलाया तो मेहमान की तेज चीखने की आवाज आई, बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को मारने की? हट यहाँ से, मुझे मेरी बच्ची से मिलने दे। सुमित्रा जी ने प्रिया को अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को सहला बोली, इसने ज्यादा जोर से तो नहीं मारा ना बेटा? अगर लगे तो बोल, अभी इसके 100 चक्कर पूरे करवाती हूँ। प्रिया हैरत से सभी को देख रही थी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठकर बातें करते हैं। प्रिया बेटा, क्या तुम अभी तक नहाई नहीं? देखो नंगे पाँव ही बाहर आ गई। ये आवाज प्रिया की दादी की थी जो गार्डन में सर्वेंट को ब्रेकफास्ट लगाने का ऑर्डर दे रही थी। प्रिया ने आओ देखा न था भागकर दादी से जोर से लिपट गई। दादी आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रिया एक बार फिर पैनिक हो गई थी। अरे मुझे क्या होगा बच्चा? और तू रो क्यों रही है? क्या कुछ हुआ है? मुझे बता, क्या किसी ने कुछ कहा तुझसे? अभी उसकी 12 बजते हुए ना। नहीं दादी, लेकिन लेकिन वो कल रात। प्रिया अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए उसी तरह हड़बड़ी में बोली, डैडा कहाँ है? दादी वो मुझे दिख क्यों नहीं रहे? अरे आज हुआ क्या है तुझे? अभी वो किट्टू के साथ वॉक पर गया है, क्या तुझे पता नहीं? वॉक? प्रिया ने हैरत से पूछा और अटकते हुए बोली, दादी कल रात खा खा खून का बीजी ने मारा। रिलैक्स बेटा, क्या खून? किसको मारा? क्या बोल रही हो तुम? क्या कोई बुरा सपना देखा तुमने? सपना? प्रिया हौले से बड़बड़ाई। प्रिया ने अपना सर पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर चारों ओर नजरें घुमाई तो सब कुछ हमेशा की ही तरह था। कहीं कुछ भी गलत नहीं था। गार्ड उसी तरह फैले थे, सर्वेंट रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ए मोटी, क्या हुआ है तुझे? देख रो रो कर कैसी सड़ी हुई शक्ल बना ली है तूने, कितनी भद्दी लग रही है। और बता, अभी तक नहाई है कि नहीं? विमान उसके बालों को चुटकी में पकड़ इधर उधर करते हुए अपना नाक सिकोड़ बोला, छी, कितनी बदबू आ रही है भगवान, मैं तो इसके पास भी खड़ा नहीं हो सकता। विमान 2 कदम नाक मुंह सिकोड़ते हुए पीछे हो गया। प्रिया अभी भी आधे होश में थी। ये सब क्या हो रहा था? आखिर क्या उसने कल रात जो कुछ भी देखा वो सब सपना था? तो वो हर चीज अभी तक उसकी आंखों के सामने से जा क्यों नहीं रही थी? बार बार वो चीजें अभी भी उसे क्यों डरा रही थी? क्यूटी चलो पहले नहा लो, तब तक अंकल भी आ जाएंगे। बाली ने प्रिया की हथेली पकड़ते हुए कहा तो दादी ने भी उसे जल्दी आने को कहे ऊपर भेज दिया। प्रिया बाली के साथ ऊपर चली गई। ऊपर जाते वक्त उसकी नजरें बार बार हॉल के उस कोने की ओर जा रही थी जहाँ कल एक बड़ा सा मंडप सजाया गया था, लेकिन इस वक्त वहाँ उस मंडप का नामो निशान तक नहीं था। बाली ने रुककर प्रिया का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं ही कब से बड़बड़ किए जा रही हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं। प्रिया सही से कुछ कह नहीं पा रही थी। अली ने उसे बेड पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, क्या हुआ क्यूटी पाई? तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? कब से देख रही हूँ, बस अपनी इन प्यारी प्यारी आंखों से आंसू बहाए जा रही हो। प्रिया ने अपनी मासूम आंखों से बारी बारी बाली की आंखों में देखा और फट से उससे लिपट गई। बाली दीदू, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल रात कभी जी आए थे,
उनके हाथों में गन्स थी, उन्होंने मारा, बहुत सारे लोगों को मारा। वो विश्वास जी, उनसे मेरी शादी हो रही थी। कबीर जी ने उनको मारा, बहुत सारा खून आया। प्रिया बोलते वक्त रो रही थी, रो रो कर गला बुरी तरह चौंक गया था। बाली जोर से हंस पड़ी। प्रिया ने हैरत से उसे देखा तो बाली खुद को रोकते हुए बोली, बुद्धू लड़की, क्या क्या बोले जा रही हो? किसने किसे मारा और क्या कहा? तुम्हारी शादी हो रही थी। हाँ हाँ, पता नहीं कैसे कैसे सपने देखती हो तुम। लेकिन दीदू, वो सपना कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था। हाँ हाँ, तुमने देखा था, वो भी अपने सपने में। बाली फिर हंस पड़ी। उसने प्रिया के आंसुओं को पोंछा और बोली, बच्चा, वो सिर्फ एक सपना था, समझी? खामा खा इतना डर रही हो। कल रात खर्राटे मार मार कर गहरी नींद में सो रही थी। कितना उठाने की कोशिश की, लेकिन मजाल है उठ जाओ। अब ऐसे ऐसे सपने देखोगी तो कैसे उठोगी? क्या आप कल रात को ही आ गए थे? प्रिया ने बेयकीन से पूछा। तो फिर इसका मतलब मैंने जो कुछ भी देखा वो सब एक सपना था ना? कबीर जी ने किसी को भी नहीं मारा ना दीदू? हाँ बुद्धू लड़की, अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? और भला भाई क्यों किसी को मारने लगे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कबीर भाई किसी को मार सकते? हाँ। प्रिया ने जोर से अपना सर ना हिलाया। गुड। अब चलो जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल करो। प्रिया ने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान सजा दी। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है, मुझे बड़ी वाली स्माइल चाहिए। कहते हुए बाली ने प्रिया के पेट पर गुदगुदी करनी शुरू कर दी। प्रिया की खूबसूरत सी हंसी उस पूरे वीरान पड़े कमरे को चाह चाह गई। हम अब बानी ना बात, अब जाओ जल्दी से नहा लो। सब हमारा नीचे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ दीदू, मैं अभी आती हूँ, आप यहीं रुकना। हाँ हाँ हाँ, मैं यहीं हूँ, जाओ जल्दी से भागो अब। प्रिया फिर नहाने चली गई। उसके चेहरे पर एक बार फिर वही रौनक छा चुकी थी। उसकी बेजान पड़ी आंखों में चमक ही चमक थी। बाहर गेट के पास खड़े कबीर ने सुकून से अपनी आंखें बंद करते हुए सर पीछे दीवार से टिका लिया। उसके बेभाव चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं दिखता था, लेकिन आज उसका चेहरा पूरी तरह से चिंता से भरा हुआ था। लेकिन कानों में जैसे ही अपनी डॉल की मीठी सी हंसी गूंजी, उसके चेहरे का नूर एक बार फिर लौट आया। फ्लैशबैक। कबीर प्रिया को शादी के बाद फौरन इंडिया ले जाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसका गुस्से से भरा दिमाग शांत पड़ा, भविष्य में कैसे हालात हो सकते थे, उन्हें इमेजिन करते ही उसका दिल एक डर से भर गया। कबीर जानता था इस घटना के बाद प्रिया के अंदर इतना डर भर जाएगा कि वो उसे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहेगी। और ऐसा आखिर कबीर होने कैसे दे सकता था? उसकी डॉल उससे ही डरेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगा। उसका गुस्सा तो सब कुछ तहस नहस कर चुका था। लेकिन फ्यूचर में वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो प्रिया को सिर्फ और सिर्फ बेखौफ हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। इसलिए कबीर ने देव जी और दादी को साफ और स्पष्ट शब्दों में धमका दिया था कि अगर उन्होंने प्रिया से रात की बात का हल्का सा भी जिक्र किया या उसे बताया कि ये सब हकीकत में हुआ, तो वो इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकता है। कबीर ने दादी विमान और बाली को रातों रात आइलैंड पर बुलवा लिया, क्योंकि प्रिया को संभालने के लिए और उसे यकीन दिलाने के लिए कि रात की घटना महज एक सपना था और कुछ नहीं। इसके लिए उनका होना बेहद ज़रूरी था। फ्लैशबैक एंड